आप देख रहे हैं आयरन हार्ट के एपिसोड 1, 2, 3 का ब्रेकडाउन वीडियो, जहाँ फिर से मार्वल वाले ला रहे हैं एक और ऐसा किरदार जो कैप्टन अमेरिका या फिर आयरन मैन जैसी है। हर एक मूवी में या हर एक प्रोजेक्ट में एक नया कैप जैसा किरदार या फिर आयरन मैन 2 लेके आ जा रहे हैं ये लोग, जिसे देखकर मैं थक गया हूँ अब। पर इस वीडियो में आयरन हार्ट को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो रीडी की तरह एरोगेंट मत होइएगा और अवॉइड कीजिए स्पॉयलर्स, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। आयरन हार्ट सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो 2 सालों से बनकर तैयार है, पर मार्वल अब फाइनली उसे रिलीज कर रही है 2 हफ्तों में 3 एपिसोड के बैचेस में। सबसे पहले कौन है आयरन हार्ट, एके रीडी विलियम्स। आयरन हार्ट नाम दिया गया रीडी विलियम्स नाम के किरदार को, जो कॉमिक्स की दुनिया में पहली बार दिखी थी द इनविजिबल आयरन मैन वॉल्यूम 2 कॉमिक में, जिसके बाद उसकी कहानी आगे बढ़ी। रीडी को बचपन से आइडेंटिफाई किया गया था एज ए जीनियस, इसलिए उसे एमआईटी में स्कॉलरशिप से मिला एडमिशन। रीडी ने अपना आयरन मैन आर्मर का प्रोटोटाइप वर्जन बनाना शुरू कर दिया कैंपस से चोरी किए हुए सामान से। जब सिक्योरिटी को इसके बारे में पता चला, रीडी अपना सूट पहनकर उड़ के चली गई वहां से। उसके बीच उसने क्रिमिनल्स को पकड़वाया, एक ट्रक को रोककर जो जेल से भाग रहे थे। टोनी को रीडी के बारे में पता चला, उसने उसके सुपर हीरो बनने पर ना सिर्फ मोहर लगाई, पर कॉमिक्स में दूसरे सिविल वॉर रन में भी रीडी ने टोनी को असिस्ट भी किया था। एमसीयू की दुनिया में रीडी विलियम्स के किरदार को निभा रही है डोमिनिक थॉर्न, जो ऑलरेडी एमसीयू में दिख चुकी है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। कॉमिक्स की तरह रीडी को एमआईटी का स्टूडेंट दिखाया गया है, जहां उसने एक डिवाइस बनाया था सीआईए के लिए जिससे वाइब्रेनियम को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए नेमोर उसके पीछे पड़ गया था और शूरी ने वकांडा में उसको शरण दी। तभी शूरी और रीडी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। कॉमिक्स की तरह नेमोर से लड़ने के लिए और वकांडा की मदद करने के लिए शूरी ने अपना खुद का सूट वकांडन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया, और उसे आखिर में उस सूट को लेने नहीं दिया गया है शूरी के द्वारा। Your suit, it's a great design, but can't let you leave with it. मतलब नए कैप्टन अमेरिका के पास वकांडन सूट हो सकता है, बाकी के पास वकांडन आर्म हो सकता है, पर रीडी के पास सूट नहीं। वाह भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? इस पूरे शो का मकसद है एम्बिशन, एरोगेंस और ग्रीड को दिखाना, जिसकी वजह से रीडी पहुंच जाती है हुड के गैंग में, क्योंकि उसको चाहिए पैसे, क्योंकि उसको बनाना है अपना सूट। रीडी को इतना ब्रैश दिखाना एक अच्छा आइडिया था क्रिएटर चिनाका हॉच के द्वारा, ताकि उसका रिडेम्पशन बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह जस्टिफाइड लगे। बाकी ठीक है, ये एपिसोड कुछ ईस्टर एग है एपिसोड 1 में, जिस पर टिप्पणी करना बनता है। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है रीडी और उसकी बेस्ट फ्रेंड नैटली वॉशिंगटन के साथ, जो कॉमिक से ली हुई किरदार है। दोनों डिस्कस करते हैं रियल लाइफ सक्सेसफुल इन्वेंटर्स कम अमीर एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें शामिल है स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स, और साथ ही वो लोग जोड़ते हैं एमसीयू के अमीर इन्वेंटर्स के नाम, जिसमें शामिल है टोनी स्टार्क और पिम ग्रुप, जो एंटमैन के पिम टेक्नोलॉजी पर टिप्पणी है, जिसे अब हैंक पिम की बेटी होप वैन डाइम ने बना दिया एक सक्सेसफुल कंपनी। एंटमैन वॉस क्वांटमेनिया में कंफर्म किया गया था। नैटली का क्रश है थॉर, उसका हैमर, जिस पर टिप्पणी करती है वो यहाँ पर। तो ये ओपनिंग सीन डिफाइन करता है कि ये सीरीज एमसीयू का अभिन्न अंग है। ब्लैक पैंथर के कुछ फुटेजेस दिखते हैं जहाँ रीडी पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह रीडी के किरदार को एरोगेंट दिखाया गया है, जो पैसों के लिए सारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट कर देती है कंप्लीट। और इन्हीं सीन्स में एक क्लिप में दिखता है एंटमैन का किताब लुक आउट फॉर द लिटिल गाय, जो किताब स्कॉट लैंग ने लिखी थी एंटमैन वॉस क्वांटमेनिया मूवी में। उसी सीन में चार्ल्स डिकेंस की प्रचलित नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी देखने को मिलता है। रीडी ने इस सीन में पहनी हुई है बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन का टी शर्ट, जो उसी एरिया से आता है जहां से रीडी आती है। एक सीन में एक व्हाइट बोर्ड में लिखा आता है ग्राइट एल्गोरिथम, जो है ब्लैक पैंथर से शूरी का एआई, जिसे रीडी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है अपने सूट के लिए। जिस वाइब्रेनियम डिटेक्टर को बनाने के लिए नेमोर रीडी के पीछे पड़ गया था, उसका एक प्रोटोटाइप वर्जन दिखता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से दिखता है। एक कैमियो एक्टर जिम रैश का, जिन्होंने उस फिल्म में निभाया था एक एमआईटी प्रोफेसर का किरदार, उसी किरदार को निभा रहे हैं इस सीरीज में भी वो। रीडी यहाँ बिल्कुल आयरन मैन 2 की तरह अपने आर्मर को एआई के थ्रू अपने पैर में चिपकाती है, और वो अपने सूट पासवर्ड से सूट के अंदर की एआई को जगाती है, जो पासवर्ड है 30216RW, जो उसके पहले कॉमिक बुक अपीयरेंस पर नोट हो सकता है, जो आई थी 2016 में। रीडी कॉमिक्स की तरह उड़ के निकल जाती है एमआईटी से और समुद्र के आसपास अपने सूट के साथ उड़ती है, जो द एवेंजर्स के इसी की याद दिलाता है, जहाँ आयरन मैन ने ऐसे कुछ किया था। विलन्स दिखते हैं एक ट्रक के अंदर, जिस ट्रक पे लिखा है फ्रेंडली नेबरहुड सर्विस, जो ऑब्वियस रेफरेंस है स्पाइडरमैन पर। इन विलन्स में शामिल है एरिक एंड्रे, जो निभा रहे हैं रैम्पेज नाम का कॉमिक बुक किरदार। स्टुअर्ट क्लार्क था एक छुटपुट विलन किरदार, जिसे 2 एपिसोड में ऑफ स्क्रीन ही मार दिया गया इस सीरीज में। ये लोग चुरा रहे हैं क्या पता नहीं, दिखाया नहीं जाता। अचानक कुछ एक्शन शॉट्स दिखते हैं और हुड दिखता है एक एब्रप्ट शॉट में पार्किंग लॉट में खड़े हुए। कौन है हुड? हुड जो है इस सीरीज का एंटागनिस्ट। तो हुड था पार्कर रॉबिन्स नाम का छोटा मोटा क्रिमिनल, जो बचपन से क्रिमिनल लाइफ में घुसा पड़ा था। एक दिन एक चोरी करने के दौरान उसका सामना हुआ एक डीमन से, जिसे उसने मार गिराया, पर वही उसे मिला एक जादुई बूट और क्लोक, जिससे उसे उड़ने के और गायब होने की शक्ति मिली। और कॉमिक्स में ये एक्चुअली बिलोंग करता था लॉर्ड ऑफ डार्क डिमेंशन डोरमामू को,
जो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में दिखा था, पर इस सीरीज में इस क्लोक का कनेक्शन दिखाया जा सकता है मेफिस्टो के साथ, जो कॉमिक्स में है एक और डिमोनिक क्रिएचर जो कई दिनों से हम जैसे लोगों के अटकलों में चल रहा है। मुझे मेरी जिंदगी का सबसे पहला ट्रोल इसी किरदार की वजह से मिला था वांडा विजन के दौरान, जब बेकार का डेविल की बात चल रही थी। The devil's in the details, Bev. That's not the only place he is. पर मेफिस्टो कभी नहीं आया, पर अब मेफिस्टो आ रहा है। साचा बैरन कोहेन निभा रहे इस किरदार को। ऑलरेडी मेफिस्टो का नेम रिफर हो चुका है एगाथा सीरीज में। Be a demon or an agent of Mephisto. तो मेफिस्टो आ रहा है दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीच में एक आदमी थैनोस को रेफरेंस करता है, करते हुए डूम्सडे के खतरे पर जोर जोर से ऐलान कर रहा है। एक्चुअली यहाँ बात हो सकती है कैंग डिनेस्टी की, क्योंकि जब आयरन हार्ट कंप्लीट हुई थी तब कैंग था एमसीयू का बड़ा विलन। अब डूम बन गया वो विलन, कैंग का पत्ता कट गया है। आयरन हार्ट के बिगिनिंग क्रेडिट्स को इनोवेटिव तरीके से दिखाया गया है तीनों एपिसोड में। रीडी की माँ रॉनी विलियम्स दिखती है, जो कॉमिक्स में रीडी का बहुत बड़ा सपोर्ट रही है। उसने हर एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन में रीडी का साथ दिया है। एंजी वाइट निभा रही है रॉनी का किरदार। रीडी टोनी स्टार्क के फेलोशिप के थ्रू MIT में गई थी, जो सिविल वॉर में टोनी ने शुरू किया था। All of your projects have just been approved and funded. और उसका बेनिफिट पीटर पार्कर को भी मिला था। Regarding the... You didn't even tell me about the grant. About the grant. The September Foundation. Right. कॉमिक्स की तरह ही रीडी एक जीनियस दिखाई गई, जो बचपन से जीनियस थी। एपिसोड 2 के ईस्टर एग्स पे आते हैं, जहाँ रीडी विलन्स बनाना चाहती है अपने AI वकांडन AI ग्रियोट की तरह, पर बन जाता है कुछ और। क्या टोनी स्टार्क का AI है जिसे कॉमिक्स में रीडी ने बनाया था, और टोनी का AI वर्जन एंड गेम के आखिरी पलों में भी देखने को मिला था, पर ऐसा नहीं है। ये AI होगी उसकी दोस्त नैटली वॉशिंगटन का AI, जो उसने कॉमिक्स में भी बनाया था। एक्चुअली जैसे पीटर पार्कर का टर्निंग पॉइंट है अंकल बेन की मौत, टोनी का अफगानिस्तान में किडनैप होना उसका टर्निंग पॉइंट है। रीडी का टर्निंग पॉइंट है उसकी दोस्त नैटली की मौत, जो हुई थी उसके सामने और रीडी कुछ नहीं कर पाई थी। उसी के बाद उसने ये सूट बनाने का सोचा और बाद में अपने AI को उसी की दोस्त का रूप दिया। रीडी अपना ब्रेन मैपिंग करते समय नैटली के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसके AI बन गया उसकी बेस्ट फ्रेंड नैटली की तरह ही, हालांकि उसका फुल फॉर्म है Neuro-autonomous technical assistant and laboratory intelligence entity instead. But कॉमिक्स की तरह ही नैटली और रीडी के स्टेप फादर की हो जाती है मौत। हुड की मीटिंग में इंट्रोड्यूस होते हैं उसके गैंग के मेंबर्स, जिसमें से एक है ट्रांस क्वीन शीला कोहली, जो निभा रही है स्लग का किरदार, जो कॉमिक्स में एक मोटा क्राइम बॉस था। स्पाइडरमैन समेत कई सुपर हीरो से भरा था। स्लग को माधुरीपुर से बताया गया है, जो सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाया गया था। हर तरह के काम होते हैं इस फिक्शनल एशियन मार्वल कंट्री में। सोनिया डेनिस निभा रही है क्लाउन का किरदार, पर मुझे नहीं लगता कि वो कॉमिक्स से क्लाउन का किरदार निभा रही है, क्योंकि उस किरदार को हॉकाई सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये ऐसे ही नाम दिए गए होंगे। नैटली खुद को और रीडी को बॉनी एंड क्लाइड से कंपेयर करती है, जो एक रियल लाइफ चोर थे जिन पर फिल्में भी बन चुकी है। रीडी अपने सूट को ठीक करने के लिए ढूंढती है एक ब्लैक मार्केट से एक आदमी जो उसे चीजें बेच पाए अपने सूट के लिए, और वो मिलती है बंदा जो है एक्टर ऑल्डन एरेरिच, जिन्होंने हैन सोलो की जीवनी कहती हुई फिल्म में लीड रोल किया था। ऑल्डन एक वक्त जेल जाने के डर से रेफर करता है प्रचलित नेटफ्लिक्स सीरीज ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक को, जहां एक इनोसेंट औरत पहुंच जाती है जेल में। ऑल्डन और रीडी के बीच केमिस्ट्री कमाल की है, और शायद इस ठीक सीरीज के रिडीमिंग फैक्टर्स में से एक है ये। इस एपिसोड में दिखता है ये गुफा, जिस जगह को देख के ब्लैक पैंथर 1 की क्लाइमेटिक फाइट वाली जगह की याद आ जाती है। ये एक्शन सीन काफी अच्छी थी। एक्चुअली सीरीज जैसी भी हो, दोनों एक्शन सीन्स जो एपिसोड 2 और 3 में आते हैं, दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से शूट किए गए हैं। जब नैटली हुड के मैजिक पर शक पैदा करती है, रीडी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से सैम का ये लाइन दोहराती है, What big three? Androids, aliens and wizards. एलियन तो द एवेंजर्स के दौरान अर्थ में आए थे, रूट रॉकेट भी एलियन ही है, एंड्रॉइड ऑफ कोर्स अल्ट्रॉन पर रेफरेंस हो सकता है, फाइनली विजर्ड्स डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग समेत मैजिशियंस का रेफरेंस है। स्टार वॉर्स पर एक रेफरेंस किया जाता है इसी एपिसोड में। रीडी जहाँ खड़ी है वहाँ दीवार पर लिखा है फॉस, जो एक जर्मन लेजेंड है, जहाँ एक आदमी ने किया था डेविल के साथ डील। तो यहाँ डेविल पर ऑब्वियस रेफरेंस किया जा रहा है, और डेविल मतलब क्या? क्या? An agent of Mephisto. एपिसोड 3 शायद इन तीनों एपिसोड में सबसे अच्छी एपिसोड है, खासकर इसका फाइनल हाइस्ट सीन, जहां फाइनली हुड दिखाता है उसके पावर्स है क्या। इस एपिसोड में रीडी पूछती है एक इंपॉर्टेंट सवाल। About these heists? We Ocean's 11 or The Sopranos? ओशंस 11 था एक मूवी सीरीज जहां एक ग्रुप ऑफ चोर का मकसद होता है एक बुरे आदमी के खिलाफ चोरी करना। सोप्रानोस एक गैंगस्टर सीरीज थी जो बिना किसी कारण के भी लोगों को मारते थे। इसी सीन में हुड के पावर्स का राज मालूम करने के लिए पिम टेक और वाइब्रेनियम पर रेफरेंस करती है रीडी। रीडी के पास लीप फ्रॉग किरदार का खिलौना, जो शी हल्क में दिखा था, एक बेवकूफ किरदार जो खुद को सुपर हीरो समझता था। रीडी को बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह पैनिक अटैक्स आते हैं जब अपने स्टेप डैड के गैरेज में जाती है, जहां उसकी पिता और उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हुई थी। वही टोनी को पैनिक अटैक्स आयरन मैन 3 में हुए थे। फाइनली ऑल्डन के किरदार की सच्चाई मालूम पड़ती है। जिस जगह उसने अपने पिता की अस्थियां रखी है, वहाँ लिखा आता है ओबडाया एस, जो था आयरन मैन का विलन का किरदार, जिसे निभाया था जेफ ब्रिजेस ने। ओबडाया आयरन मैन में था टोनी के पिता
हावर्ड स्टार्क का बिजनेस पार्टनर, जिसने टोनी स्टार्क को मरवाने की कोशिश की थी आयरन मैन 1 में और बाद में आयरन मॉन्गर सूट बना के क्लाइमेक्स में टोनी के खिलाफ लड़ा था और हार गया था, उसकी मौत हो गई। आयरन मॉन्गर को रेफर किया जाता है और ओबेडाया का चेहरा दिखाया जाता है इसी सीन में। स्टार्क इंडस्ट्रीज ने ओबेडाया की मौत को प्लेन क्रैश के हिसाब से दिखाया है दुनिया के सामने, पर फैमिली को ये सच्चाई मालूम है कि उसकी मौत कैसे हुई। इसी सीन से मालूम पड़ता है। I'm Ezekiel. Stain. कॉमिक्स में ऑल्डन का किरदार एजिकल ज़ेके स्टेन था, एक विलेन जिसका बाप उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट था, जिस पर इस सीन में हिंट मिलता है। We're close. एज ओबेडाया चाहता था उसका बेटा टोनी से भी बेटर साइंटिस्ट बने। Tony Stark was able to build this in a cave! ओबेडाया के मौत के बाद एजिकल का एकमात्र मकसद रह गया था बदला, और वो बायो वेपन और नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स बनाने लग गया था टेररिस्ट और सुपर विलेंस के लिए बचपन से ही, ताकि वो आयरन मैन से बदला ले सके। आयरन हार्ट में भी उसके बायो वेपन्स के साथ डील करते हुए दिखाया गया है, तो विलन तो बनेगा एजिकल पक्का और अपना कॉमिक बुक विलेनस फॉर्म को अपनाएगा। अगर आयरन हार्ट का सीक्वल बना तो, जो मुश्किल लग रहा है। बात तो सही है। एक आर्क रिएक्टर भी दिखता है जिनसे इनिशियली टोनी अपने सूट को पावर किया करता था। आखिर के हाई सीन के दौरान स्लग बोलती है ये We in danger, girl. जो घोस्ट मूवी से वूबी गोल्डबर्ग के इस डायलॉग पर रेफरेंस है। You in danger, girl. अभी तक ठीक ही लग रहा है, देखते हैं आखिरी 3 एपिसोड कैसे है। एक्शन सीन्स और ऑल्डन रीडी की केमिस्ट्री रिडीमिंग फैक्टर्स में से है, बाकी टाइम पास ही है। शी हल्क जितनी बुरी नहीं, पर लोकी और आगे था जितनी ब्रिलियंट भी नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसी है पंचायत सीजन 4 देखिए रिव्यू वीडियो में आखिर में रख दिया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।